आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे हीरो भाई डॉक्टर हुसैन मुलानी सर के साथ। गोल्डन हार्टेड पर्सन, तारीफ की जरूरत नहीं, शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो बिंदास लोगों से मिला, डॉक्टर हारून शेख और अगेन एच डॉक्टर हुसैन मुलानी भाई, तो ये लोग सब गोल्डन हार्टेड बंदे हैं जो मेरी लाइफ में मुझे किस्मत से मिले हैं और मैं लकी समझता हूँ कि ये मेरे साथ हैं। या तो बस दिल की बात के लिए शब्द नहीं है मुझे मेरे पास। वेलकम भाई, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू शशि सर, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू एचएसएस टीम, थैंक यू ऑल सुबह से अब तक झेलने के लिए मुझे और यहाँ पर पहुंचने के लिए। तो ये केस ही कुछ और वक्त भी आपका ज्यादा जाया हुआ ना इसके पीछे भाग दौड़ करके करके। और वो बेचारी पेशेंट भी ऐसी थी, उसको भी एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ थी। उसने दिगर जगह पे होम्योपैथी ली थी, लेकिन उसमें इतना उसको आराम नहीं हुआ था। तो फिर उसने सुना कि भाई ये डॉक्टर साहब भी होम्योपैथी देते हैं, तो पूछते आई थी वो। एक दिन पूछी, अपॉइंटमेंट ली, फिर दूसरे तीसरे दिन आई मेरे पास। पहले तो पूछी कि भाई आपसे इलाज आप करते हैं नहीं करते हैं वगैरह सब, फिर उसके बाद आ गई वो। और मैंने पूछा कि भाई आपको कब से शिकायत है, तो उसने जैसा आपको मैंने केस में लिखा है कि भाई 2-3 साल से शिकायत है, बार बार होती है, हर 10-15 दिन पे होती है। क्लासेस भी उसको, क्लासेस में एसी वगैरह वगैरह लगा हुआ रहता है, तो उससे भी आई थिंक उसको तकलीफ होती थी। वो बोलती थी कि वो ठंडी हवा से भी तकलीफ होती है, और ठंडा कुछ खाती हूँ तो तकलीफ होती है, छींकें आती है तो आती ही आती है। और शिकायत होती है उससे, डिस्टर्बेंसेस आता है, बराबर से काम नहीं कर पाती, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाती, ये सारी चीजें बताई। तो मैंने पूछा कि आपको आपकी लाइफ का, तो आपका आपके नेचर के बारे में जरा बताइए, आपका नेचर कैसा है। तो उसने ये कहा कि नेचर मतलब मेरा, जब मैं कुछ करते रहती हूँ और कोई बीच में ही आए, कुछ लेकर आए, मतलब घर में होता है ना, भाई होता है, बहन होती है, तो उसका 1-2 साल का एक बड़ा भाई है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट करता है उसको, पढ़ाई करता है। तो उसने ये बोला कि जब मैं ऐसे पढ़ाई करती हूँ तो वो आता है थोड़ा सा, फिर उसकी भी किताबें होती है, तो उसका स्टडी होता है, तो उसका कुछ काम होता है, तो मुझे बोलता है, तो मुझे फिर गुस्सा आता है। और मैं ये लॉकडाउन के बाद से ज्यादा गुस्सा करने लगी, ऐसा उसने बोला। तो मैंने बोला कि लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ है, लॉकडाउन के बाद आपके साथ क्या हालात है जिंदगी में, तो आप ऐसा पेश आ रही है और आपको ऐसा गुस्सा आ रहा है। तो उसने बोला कि लॉकडाउन तक मेरी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन जैसे लॉकडाउन का पीरियड आया, फिर ऑनलाइन की क्लासेस होना शुरू हुए, स्कूल्स बंद थी, तो पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो नहीं रही, तो मैं चलते गया मेरा ऐसे ही, मतलब पढ़ाई होती रही। और फिर मार्क्स जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। और मैं अभी 11th में हूँ, अभी नेक्स्ट ईयर 12th है मेरा। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कैसे होगा, पहले इतने अच्छे मार्क्स में लेती थी, टॉप 3 में आती थी, लेकिन अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पूछा कि आपको लग क्या रहा है, आप सोच क्या रही है, ये वक्त जो आपका, आपने बोल रहे लॉकडाउन के पीरियड में आपको एक तकलीफ हुई। तो उसका कहना ये था कि ये पीरियड को मैंने वेस्ट जाया कर दिया। और इस पीरियड में जिस तरह लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, अपना नॉलेज हासिल किया, जिस तरह उनकी पढ़ाई हुई, उस तरह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई। ये बात का मुझे दुख है, और उसी की वजह से मैं आज पीछे हूँ, जहां मैं पहले थी वहां से पीछे हूँ, ये उसका कहना था। और ये बस 2-3 बातें बताई थी। और मूड कैसा रहता है, तो उसने बोला कि बस आंखें नम हो जाती है, रोना आता है, सेंसिटिव हूँ, हर्ट करती हैं किसी की बातें, कोई ऐसा बोलता है तो मुझे हर्ट हो जाता है। और ये भी बताया उसने कि मैं, टारगेट तो मेरा फिक्स है कि मुझे पढ़ाई करनी है, आगे मुझे 12th के बाद किधर जाना है, लेकिन मैं कंफ्यूज बहुत होती हूँ कि किस तरह पढ़ाई करूँ, जिस तरह मेरी और स्कूल में करते हैं बच्चे लोग पढ़ाई, तो मैं थोड़ा वहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर पाती बराबर से। तो मैंने बोला कि, पूछा कि क्या आप दूसरों की राय कबूल करते हैं फटाक से। तो उसने बोला कि हाँ, मैं दूसरों की राय पे चलती हूँ। तो ये बात थी। और बाद में उसने लास्ट में ये कहा कि मैं जैसे पहले पढ़ाई में थी वैसे अव्वल आना चाहती हूँ, मार्क्स अच्छे लाना चाहती हूँ, और ये मेरा रैंक बरकरार रहे मेरी, ऐसी ख्वाहिश है। तो इस तरह से ये केस रहा। अब आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसको किसको, एनालिसिस तो बहुत अच्छा आया है,
नक्स आया है, बार बार आया है नक्स। और जर्मिनेमेट भी आया है, और काफी मिनरल्स भी आए हैं। फाल्को भी कभी कभी दिख रहा है। और तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है ओपन प्लेटफॉर्म पे, अपना माइक ओपन करके कह सकता है। यहाँ पर भी अगर आप बोलना चाहते हैं। अब लूंगा, ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा मैं जी। सर सर ये जो गर्ल है इसका इशू ये है कि ये इस फोकस्ड है, एम्बिशियस है, हाईली फोकस्ड है, और इसका कंपटीशन है वर्ल्ड मतलब और लोगों के साथ। तो सर अगर हम शंकरन सर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सिक्स सब क्लास में फॉल करती है, बट along with this she has confusion, sorry, along with this she is very sensitive, so I found that she might be plant kingdom as she told, but also she is confused. She cannot she don't know how, she doesn't know how to achieve the goal. She is confused, so this is some childlike activity, matlab she falls, I don't know the remedy, sir, but what I analyzed that she is the girl that belongs to the king series but in earlier primitive phase. Yes sir. ठीक है जी, आपकी तरफ आता हूं मैं। प्रिमिटिव स्टेज बताया आपने और किंग सीरीज की बात की, राइट ना? ओके, नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? हेलो सर, वो एम्बिशियस लगी, लेकिन है ना जब उसके मतलब स्कूल में जब गई वो, जब वो थोड़ा अवेक हुई, तो जब तक वो वहां पे थी, जब तक उसको कुछ ऐसा लगा नहीं उसके एम्बिशन वगैरह के बारे में, जब तक लॉकडाउन का फेस था तब तक। तो ये वो केस में बहुत स्ट्राइकिंग दिखाया मुझे। हाँ सर, बस वो एंजाइटी वेकिंग ऑन ऐसा वो रूब्रिक लगा। एंजाइटी वेकिंग ऑन के करीब है ये दवा, या उसके करीब है ये रूब्रिक। आपकी रेमेडी कौन सी बनती है? सर मुझे मतलब स्टैंड सीरीज। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन बात करना चाहेगा? अर्जेंटम नाइट्रिकम लग रहा है सर। रो 5 की तरफ क्यों चली गए आप? भाई हम लोग तो रो से नहीं चल पाते हम लोग रुब्रिक से चलते हैं। तो मुझे मैक्सिमम ये नक्स भूमिका लग रही है, डिस्टर्ब एवर्जन बीइंग और परफेक्शनिस्ट। इसको परफेक्शन देना है जो नहीं कर पा रही है और डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं नक्स भूमिका के साथ हूँ जी। मोहम्मदी मैम, आपका सही पहुंची, अच्छा एनालिसिस था। नेट्रम म्यूरेटिकम ही थी ये लेडी, और उसको नेट्रम म्यूरेटिकम दिया गया था। शुरू से ही आप लोगों का एनालिसिस अच्छा रहा, तो आप किस तरह पहुंची वो बताइए पहले, फिर मैं अपना एनालिसिस पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं तो बहुत सिंपल सोचती हूँ सर। वहां पर आपकी केस में आपने बताया कि उसके आंसू आते नहीं है पूरी तरह से, आके रुक जाते हैं, आंखों में ही रुक जाते हैं। ये एक पॉइंट था, मैंने लिखा भी है। और सेकेंड चीज, शी इज वेरी सेंसिटिव एंड शी गेट हर्ट वेरी इजीली। आपने ये 2 पॉइंट लिखा था। तो ये चीजें, ये बात नक्सोमिका नहीं करेगा। बस यही पॉइंट लेकर मैंने नक्सोमिका का आउट किया और नेट्रम्यूर बोला सर। ठीक, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, तो मैं इस तरह से गया एक केस में। वो तो पहले कंफ्यूज थी इस बात को लेकर के पढ़ाई करे तो कैसे करे, उसको टारगेट फिक्स था लेकिन वहां पे कंफ्यूज हो गई थी। और दूसरी चीज ये थी उसके अंदर कि पहले जैसी मेरी हालत थी वो अब नहीं है। तो हमको अक्सर ये सिखाया जाता है, हमारे जो भी कोर्सेस होते हैं, इवन शंकरन सर जो टीचिंग अपनी कराते हैं, उसमें थोड़े थोड़े से हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं कि किंगडम को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो मैंने वो मराठी वाला एक ऑडियो 1 या 2 मिनट 1.5 मिनट का डाल दिया उसमें आपको, ताकि समझ में आए। मैंने जब उसको पूछा 1 मिनट के बाद ही पूछा कि मैं आपका नेचर कैसा है, तो उसने ये बताना शुरू किया कि मैं डिस्टर्ब कैसे होती हूँ। फिर उसके बाद ये बताया कि मेरी हालत पहले कैसी थी और अब कैसी है, और उसने टिपिकल ऐसे बताया करके मुझे कि मैं पीछे 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 जा रही हूँ। अब क्या होता है मिंडल किंगडम में,
जब स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, जो मैं पहले करता था अभी कर नहीं पाता हूँ, जो मेरे पास पहले थी चीजें वो अब नहीं है, और उसको हासिल करने के चक्कर में वो रहता है। और सेकंड पॉइंट ये था कि उसकी चॉइसेस डेवलप नहीं हुई थी, कि वो उसको मालूम था कि मुझे ये करना है लेकिन किस तरह से करें, वो कंफ्यूजन पे आके रुकी थी। और इसलिए मैंने पूछा था कि क्या आप दूसरों की राय जल्दी कबूल कर लेते हैं, तो उसने बोला था जी हाँ, मैं जल्दी दूसरों की राय कबूल कर लेती हूँ। उसका मतलब खुद का ज्यादा सोच नहीं बना पाते और डिसीजन लेने में। तो ये 2 पॉइंट थे, और एक मेन रूब्रिक था इसका टाइम को लेकर। उसने क्या बोला कि मैं अपने वक्त की मैंने कदर नहीं की। लॉकडाउन में जिस तरह लोगों ने इल्म हासिल किया, नॉलेज हासिल किया, मैंने उस तरह इल्म अपना हासिल नहीं किया, मैं बस वक्त को गंवाया मैंने। वो रूब्रिक है माइंड टाइम फ्रिटर्स अवे हिज टाइम। ये नमिता खताना ने शायद बहुत ही पहले रूब्रिक लिया था, इसलिए मैंने उनको गाइड भी किया कि शायद हो सकता है आप भी ये रेमेडी क्रैक करें, क्योंकि एकदम स्टार्ट में उन्होंने रूब्रिक लिया था और इसको मैंने बेस बनाया था एनालिसिस में। ऐसा नहीं होता है कि भाई हम अगर थीमेटिक भी प्रैक्टिस करते हैं तो रूब्रिक्स नहीं लेते हैं या रेपोर्टी को नहीं समझते हैं या मैथमेटिकल नहीं समझते। सोच थोड़ी सी अलग है, अगर कोई ऐसा सोचता है तो फिर मेरी नजर उस रूब्रिक पे गई, और उस रूब्रिक पे जाने के बाद वो ऐसी लड़की है जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, तो डिस्टर्ब आवर्स टू बीइंग, ये भी मैंने साथ में रूब्रिक जोड़ा। तो उसके बाद मुझे खुल के नेट्रम म्यूरेटिकम सामने आई, और उसके नेचर के हिसाब से मैंने उसको नेट्रम मूर दे दी। और वो उसका हर्ट होना, उसकी चॉइसेस इतने से डेवलप नहीं है, किसी पे डिपेंड रहना अपने डिसीजंस के लिए, ये सारी क्वालिटीज म्यूरेटिकम की होती है, नेट्रम म्यूरेटिकम की। वो क्लिंगिंग नेचर होता है उस हिसाब से। और उसको पहले जो थी वो बनना था, मतलब वो आइडेंटिटी के इश्यूज थे कि उसके दिमाग में एक छाप थी कि मैं ऐसी स्टूडेंट रही हूँ, मैं ये क्लास की हूँ, मैं टॉप 3 में पहले चलती थी, मेरा नाम इधर था, मैं यहाँ से बिलोंग करती थी। अब तो मेरे पास वो नहीं रहा, तो मुझे वो हासिल करना है। एम्बिशन इंक्रीज्ड में भी नेट्रम म्यूरेटिकम पाई जाती है। तो हम इस तरह सोचते हैं। एक बार वो पेशेंट किस रो में है, किस रो की बातें कर रहा है, यहाँ पे मी वर्सेस यू नहीं था। तो जैसे फाल्कन किसी ने बताया, मतलब एनिमल्स की क्वालिटीज में होता है ना कि भाई कोई आपको सता रहा है, वो दिखा नहीं था, इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं थी उस बातों को लेकर कि कोई मुझे सता रहा है पढ़ाई करने के लिए। वो इस बात पे उसने जोर दिया था कि मैं जो पहले थी अब नहीं हूं। तो बस उसी पॉइंट को लेकर हमें आगे बढ़ना था। और पहले क्या थी कि पहले उसके पास आइडेंटिटी थी, अब उसके पास आइडेंटिटी नहीं है। जब जो था का पार्ट था, मतलब वो बनना चाहती थी, इसको मतलब टोटल ये रो 3 में आते हैं ये इश्यूज, कि कभी न्यूट्रिशन का पार्ट आएगा, कभी आइडेंटिटी का पार्ट आएगा, कभी लव का पार्ट आएगा। हर तरह के ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे और वो इशारा करेंगे कि पेशेंट जो हमारे सामने बैठा है वो इस तरह इस रो की तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ की बातें कर रहा है। तो हमको बस वहां देखना होता है और वहां से हमको अपनी रेमेडी सिलेक्ट करनी होती है। इतना ही आसान होता है जितना हम आम जबान में बातें करते हैं उतना आसान होता है। तो इस तरह से मेरा एनालिसिस रहा। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट्स हो, क्या इस तरह से नहीं हो सकता, नक्स सही है, नेट्रम म्यूरेटिकम क्यों है, अगर फिर भी अगर आपको लगता हो तो आप बताएं, तो मैं उस तरह से भी बात करता हूँ। एक्चुअली देखा जाएगा ना तो नक्स वोमिका नेट्रम्योर वाज ओनली 2 रेमेडीज जो रूब्रिक वाइज भी ऊपर आ रहे थे। लेकिन नक्स वोमिका विल नेवर टॉक अबाउट आंसू गिरने के बारे में या फिर अपने वीपिंग के बारे में, अपनी कमजोरी, ऐसा किसी के सामने बोलता नहीं है। तो वो एक बारीक पॉइंट था जहां पर डिफरेंशिएट किया जा सकता था। और सेकेंड चीज सर, जब क्लोरीन की बात करते हैं तो सर आप क्लोरीन के बारे में बताइए ना, म्यूरेटिकम एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा। अगर क्लोरीन है हाइड्रोजन ग्रुप से बिलोंग करने वाला एलिमेंट। क्लोरीन में मेन चीज क्या है, 17 कॉलम का ड्रग है। मैं बार बार आपको सल्फर इसलिए बोल रहा था कि सल्फर जस्ट उसके बगल में बैठा हुआ है। और जब साइकोसेक्सुअल इंसान की डेवलपमेंट होती है, जिस तरह रो 3 में आइडेंटिटी की डेवलपमेंट होती है, उस तरह से ईगो,
आइडेंटिटी क्लोरीन तक पहुंचने तक अच्छी खासी डेवलप हुई होती है और इंसान की ऐसी सोच बनी होती है कि भाई म्यूरेटिकम मदरली जनरली बोला जाता है म्यूरेटिकम को कि ये मदरली फीलिंग्स मतलब किसी को देते रहना, किसी की केयर करते रहना, किसी के बारे में सोचते रहना या मोहब्बत भरी फीलिंग्स जन्म लेना, इमोशंस की भरमार यानी म्यूरेटिकम एलिमेंट होता है। पूरी रो 3 इमोशंस की इसमें भरमार होती है, क्योंकि यहाँ पर साइकोसेक्सुअली अगर हम देखें तो यहाँ पर इमोशंस की जो ग्राफ है वो ऊपर चले जाता है, लास्ट पीक तक पहुंचता है म्यूरेटिकम के पास आकर। मतलब जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा है, माँ की गोद में आया है, फिर वो चलना फिरना सीखा है, तो उसको एक आइडेंटिटी मिलने के बाद एक इमोशनल लेवल पे उसको 24/7 जो अटेंशन मिलना होता है वो नेटवर्क के लाइन में मिलता है। और उसके बाद एक उसकी सोच बनी हुई होती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और उसके बाद फिर वो डेवलप होना शुरू होता है। म्यूरेटिकम पार्ट ये है कि आपका ईगो वहां पर अच्छे से डेवलप होता है। और एक वक्त ये भी आता है म्यूरेटिकम पार्ट में कि आप रिबेल करना शुरू करते हो। आज तक आपने जिसको चाहा है, आज तक आपने जिसको मोहब्बत के नजर से देखा है, फिर वहां पर आपका नफरत भी बहुत तेज हो जाती है, वह आप इवन रिवेंज तक आप पहुंच जाते हो अगर आपको हर्ट होता है तो। और आप एक मतलब ये बायपोलर है ये ड्रग। म्यूरेटिकम के जो भी पहलू हैं आपको बहुत ऐसा दिखेंगे कि बहुत किसी के भी मोहब्बत में गिरने वाला इंसान म्यूरेटिकम है, अंधा देखी करके किसी को भी फॉलो करने वाला, जिस तरह को मैंने अभी हेड बिलोंग्स टू अनदर इसी केस का बताया, वो भी फॉलो करने वाला बिकॉज ऑफ द म्यूरेटिकम। लेकिन म्यूरेटिकम एक बार हर्ट हुआ तो दोबारा हर्ट होने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं किसी से फिर से दोबारा हर्ट हो जाऊं, और ताकि फिर वो अपना कंपनसेशन इख्तियार कर लेता है कि वो फिर रिजर्व बन जाता है, फिर एक अपना दायरा बना के बैठ जाता है, फिर वो किसी को टच करने नहीं देता, फिर वो किसी को अपने पास में आने नहीं देता, और फिर वो ऑटिस्टिक बिहेवियर में भी चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, बस अपनी दुनिया में रहना है, अपना ही सब कुछ करना है, किसी को लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। इवन यहाँ तक बोलते हैं कि इसकी मैयत में भी अगर जाना पड़े तो मैं उसका मुंह ना देखूं। मतलब इतनी शदीद तौर पे नफरत म्यूरेटिकम में आ जाती है। लेकिन उसका एक सफर होता है मोहब्बत से नफरतों का। इस तरह हम हैलोजन को ले सकते हैं। मतलब हैलोजन मतलब आप वहां पे एंड हो जाते हो। और ये भी है कि वो एक ये है क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि जस्ट म्यूरेटिकम के बाद कैलकेरिया की लाइन शुरू होती है, 4th लाइन जिसको बोलते हैं। मतलब वहां पे इमोशंस अभी खत्म हो गए। मम्मी ने मुझे इतना सिखाया था, ठीक है, पापा ने मुझे इतना सिखाया था, ठीक है, मेरे अंकल ने, मेरे पूरे समाज ने मुझे इतना सिखाया था, ठीक है, मैं अब तक घर में ही था, ठीक है, लेकिन अभी मुझे घर में नहीं रहना है। वो ट्रांजिशन की एक फेज होती है म्यूरेटिकम की। जब म्यूरेटिकम का इंसान वो ट्रांजिशन से पास हो जाता है तो कैलकेरिया के लाइन में आता है, तो उसका ईगो थोड़ा सा और डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं सुपर ईगो। तो फिर वो दायरे खुल जाते हैं उसके। फिर वो घर की बात नहीं करता, फिर वो स्कूल की बात करता है, फिर वो डिसिप्लिन की बात करता है, फिर वो सोसाइटी की बात करता है। इस तरह से जब वो म्यूरेटिकम की स्टेज से निकल जाए तो वो 4th रो में आता है। इस तरह से हम रोज को समझते हैं। और इसका डीडी हो सकता है हमेशा हमको नेक्स्ट भी दिखे, क्योंकि जो हैलोजेंस के जो ड्रग्स होते हैं, जिस तरह से म्यूरेटिकम है, जिस तरह से ब्रोमीन है, जिस तरह से आयोडीन है, जिस तरह से फ्लोरीन है, ये लोग हमेशा उनको ये फीलिंग होता है कि कोई मुझे सता रहा है, कोई मुझे दबोच रहा है, अननेसेसरी कोई मुझे मेरे ट्रस्ट को धोखा दे रहा है, या अननेसेसरी कोई मुझे सता रहा है और बदला ले रहा है। इसलिए हम कभी कभी लाइक ऐसे ड्रग्स सोचते हैं जो स्नेक क्वालिटीज के हो, या तो फिर हम एनिमल क्वालिटीज के मेडिसिन भी सोचते हैं, जिस तरह भी फाल्कोपी भी सोचा गया, क्योंकि उसमें भी डोमिनेशन की हदें होती हैं, उसको भी दबाया जाना होता है, ये इश्यूज होते हैं। सोडियम जानना चाहिए सर। अच्छा, सोडियम जानना। तो सोडियम वही है कि मेरे पास कुछ नहीं है। सोडियम है रो 1 में, अपना कॉलम 1 में। उसका स्ट्रक्चर अपना खुद का कुछ नहीं है, जो है ना सब कुछ तुम्हारा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। ये सोडियम की ये फीलिंग है। कॉलम 1 की फीलिंग क्या है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मैं सारा किसी और से बिलोंग करता हूँ, चाहे वो सोडियम हो, लिथियम हो, चाहे फिर लिथियम है, सोडियम है, काली है। ये इसी तरह से सोचते हैं कि हाइड्रोजन है
कि मैं अपना वजूद कुछ नहीं है मेरा, तो इसलिए वो दूसरों के पास जाके अटैच हो जाते हैं। और उनके जो इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस होती है आउटर रिंग की, ये उसके वजह से है। उनका शेल अभी पूरा हुआ नहीं होता है ना, इसलिए कोई नेट्रम नाम की खाली दवा अलग से नहीं मिलेगी आपको बाजार में। नेट्रम के साथ आपको कार्ब जोड़ना पड़ेगा, नेट्रम के साथ आपको फॉस जोड़ना पड़ेगा, नेट्रम के साथ आपको म्यूरेटिकम जैसा अभी बताया वो, मतलब जिस तरह से सल्फर, फास्फोरस, म्यूरेटिकम, क्लोरीन ऐसा जुड़ेंगे उस तरह से वो फिर आगे हमको समझ में आएगा। लेकिन ये नेट्रम की मेन थीम ये है कि उसको जुड़ना है किसी न किसी से, वो अकेला नहीं रह सकता। ये आप समझ ले बेसिक इसमें कंसेप्ट में, क्योंकि वो अपने को वजूद ही समझता है, मेरा कुछ वजूद नहीं है। काली समझेगा मेरे फैमिली के बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो फैमिली बिलोंग करेगा, सारी बातें फैमिली को लेकर ही करेगा। फिर कोई भी काली हो उसके अंदर, उसके सारे इश्यूज रिलेटेड टू फैमिली ही होंगे। लिथियम वाला ये सोचेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता अकेला, मेरे अंदर ऐसे कुछ पावर्स नहीं है, जो भी है आप सब हो, आपके बगैर मैं अधूरा हूं। हाइड्रोजन तो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, हाइड्रोजन तो ये सोचेगा मैं हूं क्या नहीं हूं ये मुझे पता नहीं है, तुम कहा किसकी बात कर रहे हो, मुझे रहने दो। इस तरह से ये हुई कॉलम 1 के ड्रग्स के बारे में बताया मैंने आपको। इस तरह से हम सारी चीजें करते हैं, पढ़ते हैं, और धीरे धीरे ये सब होता है। नई जब बातें सुनते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कॉलम 1 क्या होता है, कॉलम 2 क्या होता है, कॉलम 17 क्या होता है, थीम क्या होते हैं। ना तो मैथमेटिक्स से जुदा है, ना तो रेपर्टी से जुदा है। जिस तरह अभी आपको मैंने केस बताया, मैं भी नक्श ही देता, आई वाज डिस्टर्ब, उसने क्लियर कट बोली थी कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अगर मैं उस बात पे ध्यान नहीं देता कि मुझे मेरे अंदर ये कमी है, मतलब मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, लिटरली ऐसा बताया उसने मुझे, फिनिश, तो अपना काम यहीं पर एकदम कम हो जाता है, अपने पास रेमेडीज भी कम आ जाती है। और अगर वही उसकी थॉट प्रोसेस के साथ कोई अगर हमको रुब्रिक मिलता है तो फिर सोने पे सुहागा, कोई टेंशन की बात ही नहीं होती ना। और भी तो बातें देखनी होती है ना। हमने 5 साल जो मैथमेटिका पढ़ा है ऐसे ही नहीं पढ़ा है, उसको भी तो हमें दिमाग में रखना होता है। ऐसा नहीं चलते हम कभी इस तरह से ना। एक सोच है, सोच को लेकर हम अदर थॉट प्रोसेसेस भी जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हम जो भी मेथड से प्रैक्टिस करें, अगर ये भी एक टूल अपने हाथ आता है तो बहुत कुछ हाथ आता है। ऐसे मेडिसिन मालूम होते हैं जो हम कभी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, या कभी हम अटक जाते हैं। कभी पेशेंट स्टोरी बोलने लगता है, कहानी बोलता है, तो हम उसकी बातों को भी सच मान लेते हैं और उसको भी रूब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सारे थीमेटिक प्रेजेंटेशन जो होते हैं, ये ऐसे कुछ किसी ने आंखों पे पट्टी बांध के लिखी हुई प्रोसेस नहीं है कि जिसके दिल दिमाग में जो आया वो लिखते चला गया। ये दानिशमंद लोग थे, अकल वाले लोग थे कि इन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है, और उस पर काम होते जा रहा है और होते रहेगा। हम जब हमारी जैसी जैसी उम्र बीतती जाएगी, हमारे पिछले अभी नए नस्ल के जो डॉक्टर्स आएंगे, नई पीढ़ी जो आएगी, वो इसको और अच्छे से करने लगेगी। फिर हमको ऐसा लगेगा कि क्या यार, क्या ही अच्छा होता, उस टाइम पे हमको सिखाया गया था या बताया जा रहा था, फीस भी कम ज्यादा जो भी थी हमको बताया जाता था, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती थी उसके पीछे देने की कि भाई ये भी तो एक हो सकता है। और ये भी बात है, अगर आप पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से कर लो, चाहे आप किताबें पढ़ के कर लो, ऑनलाइन कोर्सेस करके कर लो, या किसी के पास जाकर भी सीख लो। मेरा मकसद ये नहीं कि अब अल्टीमेटली मैं आया ही इसलिए हूं कि करीब हम अप्रैल में पीरियोडिक टेबल का क्लास करने वाले हैं, तो मैं उसका एक इन्विटेशन के तौर पे भी आपके पास आया हूं, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूं, शशि सर भी शामिल है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल अच्छा होता है तो आप प्लांट के भी जो मेडिसिन है वो भी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आज जो होम्योपैथिक वर्ल्ड है उसमें पेश किए गए हैं कि इस तरह से आप सोच सकते हैं। एनिमल्स के जितनी रेमेडीज है उनको भी ऐसे चार्ट बना के पेश किया गया है कि आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस में। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आपका ये जो मेन बेस है, शॉल्टन सर ने जिसको सामने लेकर आए हैं, अगर आप उस बेस को समझ पाए तो वो आपको ज्यादा आसानी से प्लांट के मेडिसिन भी समझ में आएंगी, एनिमल्स भी समझ में आएंगे। तो जिस तरह भी एक मैम ने कहा कि रोसिस का मुझे ये नक्स ओमी का लग रहा है और प्राइमेटिव स्टेज लग रही है,
तो उन्होंने सही कहा कि प्राइमेटिव स्टेज ये होती है कि बच्चा जब माँ की गोद में होता है उसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। नेट्रम म्यूरेटिकम ये इन्फेंसी स्टेज वाला ड्रग है। इन्फेंसी स्टेज मतलब उसको 24 घंटा आप ध्यान रखो, बस ये उसका तत्व रहता है। नेट्रम म्यूरेटिकम को क्या चाहिए, आप मुझे 24 घंटा ध्यान रखो, फिर आपकी केयर भी हो, आपका न्यूट्रिशन भी बराबर से हो, फिर आपके तरफ प्यार मोहब्बत की नजरें भी वैसी हो, क्योंकि दूसरे बच्चे को जब आप गोद में लेंगे तो मुझे रोना आएगा। ये वाली चीजें जैसे जेलसी वगैरह फैक्टर हम जानते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम में भी है, इग्निशिया में भी है। तो फिर नेट्रम म्यूरेटिकम के साथ इग्निशिया का क्या रिलेशन है इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं जो कनेक्ट हो जाती है। एक बार हम ये सीखने लगते हैं तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 29 फेब लास्ट डेट है, जो अशोक सर पीरियोडिक टेबल का कोर्स लेकर आए हैं उसमें स्पीकर हमारे तो शशि सर हैं, शशिकांत सिंधे सर, और कनाडा से डॉक्टर RS सैनी सर हैं। तो ये हमको क्लासेस हफ्ते, मेरा पार्ट उसमें रेपर्टी का है, जो रुब्रिक्स रेपर्टी जैसा देखना है उसका पार्ट मैं लूंगा और आगे पीछे आपको संभालते रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपको आपने कितना गेन किया, क्या किया, आपकी जो परेशानी है उस पर नजर रखना मेरा काम होगा उसमें। तो इस तरह से एक कोशिश लास्ट ईयर भी किए थे हमने 2022 में, उसमें भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन आपसे ये कहना चाहूंगा अगर आपको सच में इसमें इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप पहली फुर्सत में इसकी बुक्स ले लें पीरियोडिक टेबल की। जिस तरह शंकरन सर के पास ये बुक्स है स्ट्रक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें पूरे मिनरल किंगडम के रोज और कॉलम्स के थीम्स लिखे हैं। एंड उसके बाद शॉल्टन साहब की भी किताब है होम्योपैथी एंड एलिमेंट्स, एक मोटी किताब है और दूसरी होम्योपैथी एंड मिनरल्स एक छोटी किताब है। ऐसे दो अलग अलग किताबें हैं उनकी। तो वो ग्रुप एनालिसिस की थीम्स हैं, आप उसको भी पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोर्स करेंगे तो सब कुछ आ गया, आपकी मेहनतें भी होगी, आपका वक्त भी होगा, तब जाके रंग रूप लाएगा और आपको जो सीखे हैं उससे फायदा होगा। वरना फिर क्या है, आप आए और चले गए ऐसा है। और कहते हैं ना कि कोई आया और पाके चला भी गया, ऐसा भी कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और पाके चले भी जाते हैं। तो आप आए तो पाने की नीयत से आए, कुछ इल्म हासिल करने की नीयत से आए। शशि सर भी आए, हमारे जो मास्टर हैं शशि सर, जिनके साथ मैं रहा हूँ काफी महीनों से, मैं उनके साथ हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। उनके साथ अभी लास्ट मंथ ही हमने 4 डेज का रिट्रीट किया था पुणे में, अच्छा खासा हमने सीखे थे। मेंबर्स हमारे जो फर्स्ट बैच के जो सेंसेशन मेथड जो हमने सीखा है सर से, वो फर्स्ट बैच में जितने मेंबर्स थे वो आए थे वहां पर, कुछ नहीं आ पाए कुछ मजबूरियों की वजह से। तो सर भी एक कुछ बात कहना चाहेंगे कि सर का क्या प्लान है, सर क्या करना चाहते हैं, कैसा पढ़ाना चाहते हैं, प्लीज सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग एक दफा पीरियोडिक टेबल सीखते हैं तो आज जो होम्योपैथी चल रही है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी दफा सुना होगा पर्सनल एवोल्यूशन मॉडल है, या आपने सब क्लास सुपर क्लास के नाम सुने होंगे, या शंकर सर अभी जो कर रहे हैं कि सब क्लास में हम लोग लेते हैं पेशेंट, फिर उसका एक एनालॉग रहता है प्लांट का, मिनरल का। ये सब अगर आपको समझना है तो आपको पीरियोडिक टेबल की समझ होनी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो हम लोग एनाटॉमी सीखते हैं, फिजियोलॉजी सीखते हैं, फिर उसके बाद हमें पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी ये सब धीरे धीरे आने लगता है। तो वैसी है, ये जो आप काम देखते हो आपको शायद थोड़ा कठिन लगे, हार्ड लगे कि ये कैसे होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कुछ बेसिक चीजों की अभी तक समझ नहीं है, या आपको उसकी जो इन डेप्थ समझ होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से हमारे ड्रग है या हम पहचान नहीं पाते या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ऐसी हालत में अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल समझ सकते हो या आप उसको ग्रास्प कर सकते हो तो यकीनन मानो कि आप कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल रेमेडी क्रैक कर सकते हो। हर रेमेडी रेपर्टरी में नहीं है, हर रूब्रिक में नहीं है। बहुत सारी दफा रूब्रिक सिलेक्शन भी प्रेजुडाइज होता है, या अपने पर्सनल लेवल पे, परसेप्शन पे, रिसेप्शन पे भी वो डिपेंड रहता है। लेकिन जो पेशेंट की लैंग्वेज है
वो कभी बदलती नहीं है। तो वो लैंग्वेज सुनना, उसके मुताबिक काम करना, इट्स वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू शुड ज्वाइन द दिस क्लास। एंड इट इज एक्चुअली कि सैनी सर तो आपको माइंड मेथड से बहुत कुछ समझाएंगे। मैं कोशिश करूंगी पर्सनल एवोल्यूशन मॉडल और सब क्लास सुपर क्लास की तरीके से आपको मैं समझाऊं। और इसमें एक बात है कि अगर आप ये बात समझ गए तो आप जो अभी एडवांस प्लांट थ्योरी है डॉक्टर मिशेल याकिर की या डॉक्टर महेश गांधी सर का जो पर्सनल एवोल्यूशन मॉडल, ये सब इसके ऊपर बेस्ड है। अभी जैसे जैसे आप लोग समझ रहे हो कि यार ये थोड़ा बच्चे जैसी केस लग रही थी जिस नेटर में की, तो ये हम लोग क्या है कि हम लोग सब चीज इन मॉर्बिड या डिसीज में ढूंढते हैं, लेकिन इन हेल्थ में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि किसने किस तरीके से कोई बैठता है, किसने किस तरीके का कपड़ा पहना है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, उसके इश्यूज क्या है। तो हम लोगों ने रिट्रीट में सिर्फ एक दो केस ऐसे कि आपका नाम बताओ, हम नाम से आपका केस ले लेंगे। तो इतना स्किलफुल अगर आपको होना है तो इसकी शुरुआत है, ये बेसिक है। और अगर आप बेसिक सीखोगे तो एडवांस आने वाले दिनों में कभी ना कभी सीख ही जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ केसेस देखोगे और कंफ्यूज हो जाएगी कि ये ऐसे यहाँ पे तक कैसे पहुंचते हैं, तो यकीनन मानो कि आप हमेशा इनकॉन्फिडेंट फील करोगे खुद को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आइए, सीखिए, हमारे साथ रहिए। और कोई एक सिस्टम नहीं है यहाँ पे, आपको माइंड सिस्टम से लेके पर्सनल एवोल्यूशन मॉडल, सब क्लास, सुपर क्लास, सब कुछ पीरियोडिक टेबल का हम लोग सिखाने वाले हैं विद रूब्रिक्स, रेपर्टरीज, मटेरिया एंड इलिस्ट्रेटिव केसेस। जितने भी पेशेंट्स मेरे 2012-15 में ठीक हो गए थे यहाँ से, दे डिड नॉट फॉल प्रे टू द कोरोना। उनके ना कभी टेस्ट पॉजिटिव आए, ना उनके कभी उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स आ गए। अगर इतनी हद तक आपको अगर क्योर करना है तो आपको डेफिनेटली जो अपने ऑर्गेनल में लिखा है, जो अपनी फिलोसॉफी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ मेरे पेशेंट को स्पाइजिले के आज भी है, बट आई डू नॉट कंसिडर इट एज ए क्योर्ड बिकॉज स्टिल देर आर सम सिम्टम्स रिमेनिंग। उसके सप्रेस सिम्टम्स वापस से आ रहे, नाउ आई हैव टू ट्रीट दैट ऑल्सो। सो ये देखने का पर्सपेक्टिव है कि आपको क्योर कहाँ तक करनी है और किस लेवल तक जाके उसको ठीक करना है। ऑलवेज डजंट इट इज जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन और एंटेगोनिज्म विद स्पीड एंड परमानेंट। तो कभी कभी स्पीड को कम देख के परमानेंट क्योर की तरफ देखना चाहिए। और जो हालत में पेशेंट है उस टाइम पे उसको क्या तकलीफ है, अगर उसकी जो मेन चीफ कंप्लेंट ठीक हो गया और ट्रिवियल सिम्टम्स या ऑर्गेनल में लिखे ट्रिवियल सिम्टम्स अगर आ रहे, देन व्हाट शुड बी डन। अगर आपकी करंट रेमेडी ट्रिवियल सिम्टम को कवर नहीं करती है, देन इट इज time for recase taking, at least see what anti-myelinating or intercurrent remedy or a complementary medicine we have to give, that we have to always consider. Without that, recovery never happens 100%. After 2 or 3 months or 1 or 2, 3 years, patient come back with some severe grievous pathologies, and then we definitely fail to treat that patient. It is an experience of every master. तो मुझे लग रहा है सारे डाउट क्लियर हो गए। हेलो। यस सर, फॉर तो टाइम। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन कर लूं मैं की तरफ से? जरूर सर। हाँ, मैं सर ये सबकी तरफ से सवाल करना चाहता हूँ। वो ये कि सर हम लोग माइंड मेथड में ही बिल्कुल नए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा ग्रेस्प करना शुरू किया है, रूब्रिक्स को ही समझना शुरू किया है। इसी टाइम ये एक कॉम्प्लिकेटेड या जैसा एक सिस्टम है जिसको पढ़ने के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो सर ये कितना इजी है, कितना मुश्किल है, और कितना ज्यादा प्रैक्टिक यानी वो है मुझे यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कितना? हाँ सर, मैं थोड़ा सा बिल्कुल परेशान मत हो जाओ सर, ये उतना ही सरल है जितना आपको माइंड मेथड लग रहा है, बस दिल से जुड़ने की जरूरत है। आप शिंदे सर बोले सर, शिंदे सर बोले। सर आपकी उम्र कितनी है सर अभी? उम्र सर 40 प्लस है सर, 43 होगी मेरी एज। आप बाइक चला लेते हो? टू व्हीलर? हाँ यस। तो टू व्हीलर सीखने के लिए पहले आपने साइकिल तो चलाई होगी ना? चलाई है सर।
जब साइकिल सीख रहे थे आप कितनी दफा गिरे हो? सर मैं तो कॉशियस था, मुझे लगता है कि 1 से 2 बार गिरा होगा मैं। हाँ, तो फिर वही कॉशियस से आप ये सिस्टम सीख लो। ये शुरुआत में हर चीज नई रहती है, शुरुआत में हर चीज डिफिकल्ट लगती है, जब तक हम उसके साथ वेल एक्वेंटेड ना हो जाए। एक हिचक सी रहती है हमेशा दिल में कि सीखो कि नहीं सीखो, सीख मुझे समझ में आएगा कि नहीं। ये सिर्फ एक एंजाइटी रहती है, एंटिसिपेशन रहता है। यकीन मानो कि पीरियोडिक टेबल जितनी आसान चीज कोई नहीं है। और आप माइंड सिस्टम में रहो, ये सिस्टम सिर्फ एक रास्ते है। अल्टीमेटली हमें सिमिलिमम तक पहुंचना है। आप बस से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, रेल से जाओ, पहुंचोगे वहीं पे। अगर एक साथ आपके पास 2-3 रास्ते हैं तो यू कैन बी क्वाइट कॉन्फिडेंट इन प्रिस्क्रिप्शन कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल हम लोग सिखा रहे हैं उसमें हम लोग सैनी सर है जो माइंड सिस्टम से बिलोंग करते हैं, वो आपको माइंड के हिसाब से पीरियोडिक टेबल समझाएंगे। मैं पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल और सब क्लास सुपर क्लास के हिसाब से सिखाऊंगा। हुसैन सर आपको रेपर्टरी सिखाएंगे, किस तरीके से रेपर्टरी लिखी जाती है। और डॉक्टर राहुल चित्रे, ही इज माय एसोसिएटेड विद डॉक्टर शंकर सर एंड डॉक्टर गजानन दानेकर सर। he will teach you materia medica and also we are sharing our cases। हाउ यानी हम लोग जो आपको सिखा रहे हैं वो केस में कहाँ पे देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, ये सब हम लोग सिखाने वाले। वी ट्राई नॉट टू कीप यू इनकम्प्लीट, ये आपको कुछ सिखाया और हम लोग निकल गए, ऐसा हमारा कभी भी एम नहीं है। हम लोगों का फिर सेंसेशन का भी पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें भी हम लोग ऐसे सीख रहे हैं कि जैसे आपको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चन वी विल ट्राई टू आंसर। एंड हर हफ्ते में 4 लेक्चर कम से कम होगी, एंड 4 मेंटर्स की 4 लेक्चर्स तो होगी। और आप ये देखो कि 3 महीने क्लास चले, यानी कम से कम 120 लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तो उसमें भी अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। और ये सिस्टम सिर्फ एक है, ऐसे लगता है कि अलग अलग है, अल्टीमेटली सब चीज एक ही जगह पे आके जुड़ती है, वो है सिमिलिमम। सो डोंट वरी, वंस यू ग्रास्प, जो कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने ग्रास्प कर लिया तो फिर वो दिमाग में पूरी तरीके से छप जाती है। फिर उसके बाद आप चाहे जैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, आप 10 साल तक भी साइकिल नहीं चलाओ, लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ में साइकिल दी जाए तो आप उसको चला लेते हो। वैसे ही तैरना है, आप अगर 10 साल भी नहीं तैरो, लेकिन अगर कभी एन वक्त पानी में गिर पड़ो तो आप हाथ पैर बराबर मारते हो, लेकिन वो सिर्फ बात सीखने की है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये अलग चीज है। लेकिन जो बेसिक चीज है जैसे तैरना सीखना, फिर उसमें एक्सपर्ट होना ये अलग बात है, लेकिन कम से कम आप तैरना तो सीख ही सकते हो। वैसे ही मेरा ये है कि आप एक दफा बेसिक, एक दफा मॉडल अगर आप सीख गए तो आपको बहुत ये सीखने में आसानी होगी। और आप समझो कि किस तरीके से है पेशेंट बोल रहा है, उसकी बात का नतीजा कैसे निकालते हैं। जैसे पेशेंट की मेंटल मैपिंग, आज बहुत सारे लोगों ने बोला कि पेशेंट एक छोटा बच्चा है, तो ये आपको समझ में भी आ रहा है अभी भी, हालांकि आप लोगों ने सीखा है नहीं सीखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आप ग्रास्प कर ले तो इट इज वेरी कॉमन। हम लोग आमतौर पर भी कभी कभी बात करते हैं यार वो बहुत प्रिकॉशियस है, या वो बहुत अपनी उम्र से ज्यादा की बात करता है, ये तो एकदम बच्चे जैसे, इसका रिस्पॉन्स हमेशा बच्चे जैसे रहता है। ये आमतौर में हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वही हमको मेडिसिन में कन्वर्ट करके उसको देना है, इससे ज्यादा सिंपल चीज तो हो ही नहीं सकती। सिंसियरिटी हो, सनी सर भी यही चाहती है जो कमिटमेंट मेंबर हो वही आए, जो सीखना चाहते हैं वही आए। शशि सर का भी ये कहना है कि जो सच में हासिल करना चाहता है वो आए, खाली वो टेस्ट करके चले जाए, वो खाने पीने की तो दुकान है नहीं कि अच्छा टेस्ट लगा और हम चल दिए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आए, देखें, समझें, सोचें, बुक्स हासिल करें, बुक्स पढ़ें, जो आपको बेहतर लगा वो करें। चलिए अशोक सर। सही सर, थैंक यू सर।